है जी मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम दूसरा नाम टार्क का नाम भी देते हैं। टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स एक ही चीज़ के दो नाम। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, और ये भी पढ़ा मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। वो कह रहा है कि किसी भी जिस्म की पर लगाए जाने वाली फोर्स और उसकी लेंथ, ये जो है मोमेंट आर्म को हम लेंथ कहते हैं। किसी जिस्म की मोमेंट आर्म और उस पर लगाई जाने वाली फोर्स का जो प्रोडक्ट है या हासिल ज़रब है उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। फिर से सुनो, किसी जिस्म के मोमेंट आर्म और उस पर लगाई जाने वाली जिस्म पर लगाई जाने वाली फोर्स का जो प्रोडक्ट है या हासिल ज़रब है उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये लास्ट टाइम हो गया था, इसलिए एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे। एक्सप्लेनेशन और ये होती थी कर लेंगे, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास एक स्पैनर है। स्पैनर की एग्जांपल हमने दी थी। स्पैनर नट को कसने के लिए यूज होता है आमतौर पर। तो ये नट के ऊपर स्पैनर है। अब जितना इसका हैंडल लंबा होगा उतनी इस पर फोर्स ज़्यादा, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा, और जितनी इस पर फोर्स ज़्यादा होगी काफ़ी इस पर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, अगर दोनों वैल्यूज बढ़ रही हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ रहा है। अगर इनमें से एक भी कम हो रही तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कम होगा। अब देखिए ये सेंटर वाली जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन की स्ट्रेट मतलब डायरेक्शन में हमने क्या फोर्स लगाया, तो इसलिए इस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। लाइन की सबूत में ही हमने फोर्स लगानी है, तो इसलिए इसको हम इस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं। तो इस लाइन को डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया होगा। यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं, ये मोमेंट आर्म है, तो यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए ये फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो एंगल बना है वो 90 का है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है कि फोर्स से मोमेंट आर्म का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 90 एंगल की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और से लेकर मोमेंट आर्म तक का जो फासला है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद किसी फोर्स के टार्क के साथ फोर्स F और मोमेंट आर्म L पर होता है। टार्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बराबर है F क्रॉस है। F हमारे पास क्या है, फोर्स है। L हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म, जिसको हम लेंथ का नाम दे रहे हैं। L क्या है, लेंथ है या मोमेंट आर्म है, ये एक ही चीज के दो नाम। तो मोमेंट आर्म लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब इस जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और जिधर जो है टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इसके दरमियान की लेंथ है। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, आपने बोल रही है। तो हमारे पास टार्क बराबर हो जाएगा F क्रॉस L। F अगर हमारे पास 1 न्यूटन हो और लेंथ, ये लेंथ क्या 1 मीटर हो, तो हमारे पास जो टार्क पैदा होगा वो 1 न्यूटन मीटर पैदा होगा। 1 न्यूटन मीटर टार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास फोर्स 1 न्यूटन होनी चाहिए, और जो मोमेंट आर्म है या लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तब 1 न्यूटन मीटर का टार्क प्रोड्यूस होगा। अगर हम लेंथ बढ़ा दें और फोर्स भी बढ़ा दें तो फिर ये जो टार्क पैदा होता है मोमेंट ऑफ फोर्स वो बढ़ाया जा सकता है। इसी निस्बत से अगर इसको कम कर दें, फोर्स को कम कर दें, तो मोमेंट आर्म में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला था। जो भी होगा इसका फोर्स 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, तो टार्क हमारे पास 1 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हो जाएगा। और न्यूटन मीटर मैंने नीचे जो है इसका यूनिट फिर से लिख दिया होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है जी मोमेंट का असूल। मोमेंट का असूल क्या है जी, वो कह रहे हैं मोमेंट के दो सूत्र। एक वो मोमेंट है जो प्रोड्यूस होता है क्लॉकवाइज सिमत में, एक वो मोमेंट है जो एंटी क्लॉकवाइज सिमत में प्रोड्यूस होता है। क्लॉकवाइज सिमत आप समझते हैं जिस समत में क्लॉक की जो है नीडल वो इस साइड इस तरह घूमती है वो क्लॉकवाइज। आपके लिए ये चीज़ एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि इस तरह से घूमना है जो क्लॉकवाइज। अगर आप इसी डायरेक्शन में किसी नट को कसते हैं स्पैनर से या किसी भी चीज़ को घूमते देखते हैं तो आप कह सकते हैं क्लॉक की सिमत में जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है। जो चीज़ क्लॉक की उल्ट सिमत में मूव करती है उसकी रोटेशन को हम एंटी क्लॉकवाइज का नाम देते हैं। अगर क्लॉक की सिमत में जा रहा है तो अगर रोटेशन इसके उल्ट सिमत में जा रही है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज सिमत का नाम देंगे। अब मोमेंट्स के दो सूत्र ये हैं। वो कह रहा है वो फोर्स जो स्पैनर को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है वो नट को कसने के लिए इस्तेमाल होती है। वो समत जो हम क्लॉक को घुमाने के लिए नट को कसने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम इस सिमत में घुमाते हैं, तो इसको हम क्लॉकवाइज जो है मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से पैदा होने वाला पैदा किए जाने और मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क को क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं।
जब नट को राइट सिमत में क्लॉकवाइज सिमत में कसेंगे तो जो इस सूत्र में जो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क पैदा होता है उसको हम क्लॉकवाइज टॉर्क का नाम देते हैं। तो इसके बिल्कुल उल्टी या इसके बारे में आप कह सकते हैं नट को ढीला करने के लिए जो फोर्स हम इस तरह लगाई जाती है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमा सके, इस तरह से पैदा किया जाना। और मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क को हम क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का नाम देते हैं। तो इस सूत्र में जो नट घूमेगा वो इस तरह उल्ट सिमा, ठीक है, मतलब क्लॉक की उल्ट सिमा। तो ये चीज़ आपने मैंने सिमिलर करके आपको बता दी। क्लॉकवाइज की क्लॉक वाली सिमत में गर्दन की जो रोटेशन वो क्लॉकवाइज है, क्लॉक की अपोजिट साइड में जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद है टाइम काउंटर, मैंने मतलब जस्ट दो टर्म्स लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन मतलब जल्दी से करूँगा जितनी हो सके। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन देख लीजिए। वो कहता है किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर लगाई गई फोर्स जिस्म को गैर घुमाए किसी जिस्म का सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिधर अगर हम फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने से जिस्म बगैर घूमे सीधी हरकत करेगा, स्ट्रेट लाइन। तो वो पॉइंट हमें ढूंढना पड़ता है, जरूरी नहीं वो बिल्कुल सेंटर में ही हो, वो किसी भी समझ में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। उसके एग्जांपल के लिए हम एक दो ऑब्जेक्ट जो मतलब बंधे हुए किसी स्लॉक के जरिए जैसे डबल होते हैं दोनों साइड पे, उनका वेट मैस में इक्वल होता है, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास सेंटर से मिल जाता है। यहाँ पे जो एग्जांपल्स दो लिखी हुई हैं, दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास इक्वल नहीं है, ये मास बड़ा है ये छोटा है, तो ऑब्वियसली जो इसका सेंटर ऑफ मास वो सेंटर में नहीं होगा। जब दो साम एक साइड में भारी जिस्म एक साइड में कम जिस्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में नहीं, तो अगर आप सेंटर से उसको फोर्स लगाएंगे तो वो घूम सकता है। अगर दोनों साम का मास इक्वल है तो आप सेंटर से फोर्स लगाएं तो स्टेट मूव करेगा। आप देखिए यहाँ में हमारे पास क्या है, एक जिस्म ये छोटा है दूसरा जिस्म बड़ा है, तो जरूरी नहीं इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में हो, तो सेंटर ऑफ मास इसका साइड पे जा सकता हो सकता हम यहाँ पे फोर्स लगाने पड़े इसको स्ट्रेट हरकत करने के लिए। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या कर देगा, ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि जिस्म का जो मास है वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे मास कम है यहाँ पे ज्यादा है। सिंपल सी बातें हैं, सेंटर ऑफ मास तब इक्वल होता है, सेंटर में होता है जब दोनों साइड पे जो मास है वो इक्वल। फॉर एग्जांपल ये मास मतलब यहाँ पे टेबल है तो टेबल की लेंथ के हिसाब से क्योंकि मास मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे दराज है तो इसलिए जो सेंटर ऑफ मास हो सकता है हमें यहाँ की जाए यहाँ पे फोर्स लगानी पड़े स्ट्रेट मूव करने के लिए। तो साम की बनावट साम के मैसेज की वजह से सेंटर ऑफ मास तो हमने फाइंड करना इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में है या सेंटर की लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो वो चेंज हो सकता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन आप जेन में रख लें, सेंटर ऑफ मास किसी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिधर अगर हम फोर्स लगाएं तो जिसम गैर रोटेशन की जो हरकत कर सकता है। अगर चलिए जी एक और चीज बना देते हैं यहाँ पे तकरीबन मैंने कोशिश की है दो मैसेज बनाने की जिनका मैथ क्या है तकरीबन सेम होगा, साइज वाइज भी सेम है और मैथ जो है वो भी सेम। तो ऐसे साम जिनके दोनों साइड में मैथ इक्वल हो तो फिर हम हमारा जो जिसम का जो सेंटर ऑफ मैथ है वो तकरीबन सेंटर में मिल जाता है। तो अगर मैसेज इक्वल नहीं है तो फिर सेंटर ऑफ मैथ जरूरी नहीं हो सेंटर में हो, कहीं लेफ्ट साइड या राइट साइड में हो सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसका सेंटर ऑफ मास के लिए हमें मतलब साम का सेंटर ढूंढना पड़ता है। ये वो पॉइंट होता है जिधर पूरे जिस्म का मास एक्ट करता है, और अगर इस पॉइंट पर फोर्स लगा दे तो जिस्म बाकी साइड पर फोर्स लगाने की रोड के बाहर मूव कर सकता है एक स्ट्रेट लाइन, और हम साइड पे लगाएंगे जिस्म घूम जाएगा। बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वो पॉइंट होता है जिधर अगर जमीन की तरफ से अमूदन मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो जिस्म को देखिए स्ट्रेट लाइन में अपनी तरफ पर खींच सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बुक में भी यहाँ से भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ इसका तमाम वजन ऊपर नीचे अमल करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये वो पॉइंट है जिधर पूरे जिस्म का वजन जो है अमूदन नीचे की जानिब अमल कर रहा हो। ये देखो वो कह रहे हैं। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। एक चीज़ वो और कहता है कि कोई भी जो रिजिड बॉडी है, कोई भी जो रिजिड बॉडी हार्ड बॉडी है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हर पार्टिकल पर चूंकि ज़मीन पर हम रहते हैं
ज़मीन का मतलब ज़मीन के गिर्द एक एरिया है जिधर तक ज़मीन की मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जिसम शाम पर एक्ट कर सकते हैं। तो हर जिसम को वो नीचे की जानब को खींच दी एक फोर्स लगाती है और वो फोर्स उतनी होती है जितना जिसम का वेट होता है। लेकिन ये मोडर्न फोर्स नीचे की जानब तो वो ये कह रहा है जब किसी पार्टिकल फोर्स लगती है तो वो उसके वेट के बराबर होती है। अब ये पार्टिकल इस पर नीचे की जानब ज़मीन फोर्स लगा रही है और ये पैरेलल की फोर्सेज हर पार्टिकल फोर्स नीचे की जानब आ रही है तो ये आपस में पैरेलल फोर्सेज बन जाएगी। इस पार्टिकल पर भी नीचे की जानब फोर्स लगा रही है, इस पर जितने पार्टिकल तो अब हर पार्टिकल पर ज़मीन नीचे की जानब उनके वेट के हिसाब से जितना जिस्म का वेट है उनके वेट के हिसाब से नीचे की जानब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो वो कह रहे हैं इन सभी पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लग रही है पैरेलल फोर्सेस लग रही है और उनको हम एक फोर्स की सूरत में नेट फोर्स कंसीडर करें तो वो एक ऐसा पार्टिकल होगा जिस पर अगर हम नेट फोर्स लगाएं वो पूरे सांप के पार्टिकल्स की नेट फोर्स की कम होगी। ठीक है, वो कोई एक पार्टिकल हो सकता है तो ये जो पार्टिकल नीचे या ऊपर की जानब हरकत कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल इन तमाम पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स है उनका जो नेट फोर्स है वो एक सिंगल पार्टिकल की सूरत में नीचे की जानब लगता है। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जिधर लागे और सेंटर और ग्रेविटी होगी और उसको हम जी से जाएगा क्या इस नाम से जाते हैं बड़े जी। तो सेंटर और ग्रेविटी ये वो पॉइंट है जिधर पूरे जिस्म का मैस सॉरी वेट वजन क्या और कार्य अमल कर रहा होता है। अगर यहाँ पर फोर्स लगा दें तो पूरा जो मैस है उसका वजन यहाँ पे एक्ट कर रहा होता है और इस पर अमल करने से जो जिस्म नीचे जाकर हरकत करते हैं। तो ये वो पॉइंट है और इसकी डेफिनेशन में वो हम ये बता रहे हैं कि जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ इसका तमाम वजन जो है नीचे की जानब हरकत करता महसूस होता है। हाँ समझ आ गया था। बाकी यहाँ से भी आप पढ़ लेते हैं।